Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the Contract Act 1872, that is contingent contract. तो आज हम यहाँ पे जिस कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे वो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो है वैगर कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिफरेंट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिफरेंट है, इसको हम समझते हैं। देखिए, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें प्रॉमिस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है जो कि प्रॉमिस बन जाता है, कंसिडरेशन होता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो सडनली वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और पार्टी जो होती हैं वो लायबल हो जाती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, इमीडिएटली लायबल हो जाती हैं। फिर अगर अपना पार्ट वो प्रॉमिसर या प्रॉमिसी नहीं निभाता है तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म एंड कंडीशन उनको इन्फोर्स करवा सकते हैं कोर्ट में जाके। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और बोलता है कि अगर ये चीज़ होगी तभी ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा, या फिर कोई इवेंट जहाँ पे बता दिया था कि अगर ये इवेंट होगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अगर कोई इवेंट नहीं होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होगा। इट मीन्स जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी थिंग्स की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है, या किसी काम को करना या नहीं करने पे डिपेंड करता है, उसको हम जो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। देखिए, contingent contract are special type of contract. Generally, in the most contracts, right and parties are enforced immediately after the execution of the contract. जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वहीं पे राइट एंड ड्यूटीज़ जो है पार्टीज़ की स्टार्ट हो जाती हैं। बट समटाइम्स देयर आर कॉन्ट्रैक्ट हुज इन्फोर्समेंट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। लेकिन कई बार कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जो कि किसी चीज़ के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे पहले एक वहाँ पे इवेंट रख दिया जाता है कि अगर ये इवेंट होगा तभी जो है आपको जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी देता हूँ, मैं आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट करता हूँ, और लेकिन मैं साथ में ये शर्त लगा देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी आपको ही तभी मिलेगी जब मेरी डेथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, आप भी उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक इवेंट डाल दिया कि ये प्रॉपर्टी आपको तभी मिलेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल तभी होगा जब मेरी डेथ वहाँ पे हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जहाँ पे मैंने एक कंडीशन पहले लगा दी, एक इवेंट यहाँ पे कर दिया तभी होगा। इसी तरीके से एक आप और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ए जो है बी को बोलता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर आप सी से शादी करेंगे तो अगर वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्सेबल होगा, ये 10 लाख रुपया जो है ए के थ्रू बी को तभी दिया जाएगा जब वो सी के साथ शादी करेगा। अगर वो सी से शादी करता है तो उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे, अगर वो सी से शादी नहीं करेगा तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं माना जाएगा। इट मीन्स कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे इवेंट वहाँ पे लगा दिया है, उसकी हैपनिंग या उसकी नॉन हैपनिंग या उसका करना या ना करना वहाँ पे रख दिया गया है। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे पहले को इवेंट को सिक्योर किया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी से पहले, उसी को हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बोलते हैं। सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट। अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, जहाँ पे कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, या फिर कोई इवेंट जो कि कोलैटरल है होने के लिए या नहीं होने के लिए बोला जाता है। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, या कोई इवेंट जिसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी इन्फोर्सिबिलिटी डिपेंड करती हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने मार्क किया हुआ है। A contract with B that if the house of the B is destroyed by fire then he shall pay rupees 10,000 to B. It is contingent contract. तो यहाँ पे A जो है B के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको बोलता है कि अगर आपका घर जला तो फिर मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो ये क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट लाइक डिस्ट्रक्शन द हाउस बाय फायर। क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्सेबल होगा जब उस घर को आग लगेगी। अगर वो आग जो है
जो घर जो है वो आग से जल जाता है तो उसी कंडीशन में यहाँ पे ए की लायबिलिटी टुवर्ड बी आएगी। तो यहाँ पे हमने एक इवेंट रख दिया। इस तरीके से अगर आप जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट आप देख लो, वहाँ पे कहीं ना कहीं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे एक जो है इवेंट वहाँ पे होता है। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया तो जो कंपनी होती है वो ये बोलती है कि 1 साल के अंदर आपकी गाड़ी को कोई भी डैमेज हुआ तो हम आपको जो है इतना डैमेज वहाँ पे देंगे, इंडेमनीफाई आपको करेंगे। तो अगर मेरी गाड़ी वहाँ पे डैमेज होती है या उसका कोई एक्सीडेंट होता है उसी कंडीशन में, अगर नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। एक इस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस में भी इवेंट क्या कवर होता है कि हम जो है आपकी फैमिली को जो है इतने पैसे देंगे अगर आपकी इस टाइम पीरियड के अंदर डेथ हो जाती है तो, या फिर अगर आप सर्वाइवल कर जाते हैं 15-20 साल के तक तो फिर आपको ये अमाउंट। तो यहाँ पे भी क्या इवेंट रखा गया है, या तो डेथ हो जाए या इतने टाइम तक आप सर्वाइव कर जाएं। तो इस तरीके के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, जहाँ पे कोई इवेंट का होना या ना होना या कुछ काम करने के लिए या कुछ काम नहीं करने के लिए बोला जाता है, उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल हो पाता है। Thus, the contingent contract depend upon the happening of an uncertain event. इवेंट जो होता है वो अनसर्टन होता है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। शादी सी से की भी जा सकती है, बी को बोला गया 10 लाख रुपए मिलेंगे अगर सी से शादी करेगा, तो अगर वो सी से शादी करता है दैट इज़ हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अगर वो सी से शादी नहीं करता है दैट इज नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो अगर उसको नहीं करने के लिए बोला गया है तो अगर वो नहीं करता है तब उसको मिल जाएंगे। तो वो इवेंट जो है वो क्या होना चाहिए, अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इफ़ द इवन इज़ ऑफ द सर्टन नेचर देन इट शैल नॉट कंटीजेंट। अगर इवेंट जो है अनसर्टन नहीं है, इवन है, तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ स्पेशल एलिमेंट जो है वो देख लीजिए आप। द फॉलोइंग ऑफ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग द इवेंट। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है उस इवेंट के होने या ना होने पर। सच इवेंट शैल बी अनसर्टन। अनसर्टन है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इट मे और मे नॉट हैपन, ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। सच इवेंट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द म्यूचुअल प्रोमिस ऑफ द पार्टीज। दोनों साइड से कोई पार्ट ऑफ म्यूचुअल प्रोमिस नहीं है। यहाँ पे एक ही है जो बी को बोला कि अगर आप ये काम करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। तो म्यूचुअल प्रॉमिस यहाँ पे नहीं है, एक साइड से प्रॉमिस हो रहा है। ठीक है जी। दूसरा, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द पार्टीज। उस इवेंट का होना ना होना पार्टी की इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है। ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, विल यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। और जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जो आपको करना है या नहीं करना है वो आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। तो अगर वो इवेंट आप करेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा, और अगर आप उस इवेंट को नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा। या फिर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस इवेंट को नहीं करने के लिए बोला है, तो जब आप उसको नहीं करेंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। तो जो आपका फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है ना, वो आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल है। आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा होगा जब आप उस काम को करेंगे या नहीं करेंगे, या उस काम की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग नहीं होगी। अब आपके पास एक केस है यहाँ पे, रणछोदास वर्सेस नाथमल हीराचंद एंड द कंपनी। देखिए, द डिफेंडेंट मेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉथ टू द प्लेंटिफ। ठीक है जी। द डिफेंडेंट मेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉथ टू द प्लेंटिफ। तो डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉथ देने का जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। अंडर द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट वाज क्लियरली मेंशन दैट द क्लॉथ हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट बाय द अमेरिकन कंपनी। इसमें ये कंडीशन लगा दी जाती है, वो साफ बोलता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कि क्लॉथ जो है वो स्पेशल अमेरिका कंपनी ने अब सेंड कर दिए हैं इन जन फेब एंड विच शैल बी डिलीवर्ड टू प्लेंटिफ। और ये प्लेंटिफ को तब दे दिए जाएंगे जैसे ही वो इंडिया में पहुंचेंगे। डिफेंडेंट कुड नॉट, अब डिफेंडेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाता है, प्लेंटिफ उसका अगेंस्ट कोर्ट में चला जाता है। डिफेंडेंट ये बोलता है कि ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, मीन्स कि हैपनिंग पे डिपेंड करता था कि अगर वो इंडिया में क्लॉथ आ गए तो दे दूंगा। लेकिन कोर्ट ये बोलता है कि ये एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। डिलीवरी, ये सिर्फ मेथड ऑफ डिलीवरी था। अमेरिका से वो चीज़ आ रही थी क्योंकि आपने बोला था कि वो चीज़ बन गई है और जैसे ही वो इंडिया में आएगी आपको दे दी जाएगी, तो चीज़ बन गई है। बाकी सारी चीज़ें डिलीवरी नहीं हो पाई तो हम उसको जो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ही इज़ कैनॉट बी सेट द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहाँ पे चीज़ वो बन गई थी, वो इंडिया में नहीं पहुँची, वो अलग बात है। तो आप इसको नहीं बोल सकते कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था कि वो इंडिया में पहुँचेगी तभी दूंगा, या इंडिया में नहीं पहुँचेगी तो मैं नहीं दूंगा।
तो चीज़ बन गई थी, आपने बोला था कि वो इंडिया में आ भी रही है, तो अगर कोई मेथड ऑफ डिलीवरी में कोई चक्कर हो जाता है तो उसको हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे नहीं मान सकते। अब देख लेते हैं नेचर ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 32 टू 36 ऑफ द एक्ट मेंशंस वेरियस फॉर्म ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग तरीके के कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को बताता है। सेक्शन 32 क्या बोलता है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू हैव एनीथिंग इफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट हैपन्स कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ अनलेस अनटिल इवेंट हैज़ हैपन। तो कोई भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ काम करने के लिए या कुछ काम नहीं करने के लिए उस अनसर्टन इवेंट तो लॉ उसको तब तक इन्फोर्स नहीं करेगा जब तक कि वो इवेंट हो नहीं जाता, और या तो फिर वो इवेंट जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर वो जो काम आपको करने के लिए बोला गया है अगर वो आप नहीं करते हैं तो फिर कानून जो है उसको इन्फोर्स नहीं करा पाएगा। ये बात अलग है कि उसको करना ही इम्पॉसिबल हो जाए। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट बी अ सम ऑफ मनी, ए जो है बी को सम ऑफ मनी देने का जो है प्रॉमिस करता है। इफ़ बी मैरिज सी, तो अगर बी जो है सी के साथ मैरिज करता है, सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, सी लेकिन बी उससे शादी करता है उससे पहले सी की डेथ हो जाती है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड्स। तो यहाँ पे सेक्शन 32 में यही बोला गया है कि अगर कोई इवेंट करने के लिए बोला गया है, अगर उसकी हैपनिंग नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट करना था उसको करना अब इम्पॉसिबल हो जाए तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो यहाँ पे देखिए, ए ने बी को बोला था कि मैं आपको जो है पैसे दूंगा अगर आप सी से शादी करेंगे, तो वो तैयार था उस इवेंट को करने के लिए। लेकिन सी की यहाँ पे पहले ही डेथ हो जाती है कि बी तब जब तक कि बी उससे शादी करता, तो अब इस इवेंट को करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। अब बी ये नहीं बोल सकता कि मैं तो शादी करने के लिए तैयार था, अब सी की डेथ होगी लेकिन मेरा अमाउंट मुझे चाहिए क्योंकि मैं तैयार था। लेकिन जिस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वो कॉन्ट्रैक्ट था उसी की डेथ होगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड माना जाएगा। किसी भी कोई भी लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगी। अब बी ए को नहीं बोल सकता कि मैं शादी करने के लिए तैयार था लेकिन सी की डेथ होगी तो मैं क्या करूँ, मुझे मेरा पैसे चाहिए, ये नहीं होगा, क्योंकि उस एक्ट को परफॉर्म करना ही क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। अब सेकंड कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। इस सेकंड कंडीशन में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट does not happen can be enforced by the law when the happening of that event become impossible and do not before। तो इसमें अगर कोई अनसर्टन इवेंट करने के लिए या नहीं करने के लिए बोला गया है, तो अगर वो नहीं होता है, does not happens can be enforced by the law, और तो अगर वो नहीं होता है तो वो कानून के थ्रू इम्पॉसिबल, कानून उसको इन्फोर्स करा सकता है अगर उसका उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल ना हो तो यहाँ पे एक ऐसा इवेंट जो कि अगर नहीं होता है तब भी कोर्ट उसको जो है कानून जो है उसको इन्फोर्सिबल करा सकता है। जैसे देखिए आपके पास एग्जांपल है यहाँ पे, ए एग्रीज टू बी अ सम ऑफ मनी इफ़ ए अ सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न। ए जो है बी को कुछ पैसे देने का वादा करता है अगर एक सर्टन शिप जो है वो कहीं कार्गो से वापस नहीं आता है। तो द शिप इज सिंक, तो द शिप इज सिंक, वो जहाज जो है डूब जाता है, नहीं पहुंचता है वापस। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द शिप सिंक्स, तो जैसे ही वो शिप जो है सिंक कर गया कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा इवेंट जो कि अगर नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो शर्त ये थी कि अगर वो कोई चीज़ नहीं होती है, कोई इवेंट नहीं होता है तो कोर्ट उसको इन्फोर्सेबल करा सकती है। यहाँ पे उसने बोला था कि अगर ये जहाज़ जो है वापस रिटर्न नहीं आता है तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। सच में जहाज़ वापस नहीं आया क्योंकि वो जहाज़ डूब गया। इस कंडीशन में ये शिप जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो कंडीशंस है वो पूरी की जाएंगी, पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो शिप वापस नहीं आना चाहिए था, तभी जो है पैसे दिए जाएंगे। वो शिप डूब गया तो यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। देखिए सेकंड, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 34 इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट इज द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। अब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्टीजेंट था और वहाँ पे पर्सन जो है उस इवेंट को अनस्पेसिफाइड टाइम में कर देता है। अनस्पेसिफाइड टाइम में मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम में करना था उसको, ये इवेंट जो है एक डेफिनेट टाइम में करना था लेकिन वो उसको अनस्पेसिफाइड टाइम में करता है। और जो दूसरा पर्सन है वो कोई ऐसा काम कर देता है जिसके साथ उसने ये वो काम करना था, वो दूसरा ऐसा काम कर सकता है कि अब उस काम को करना इम्पॉसिबल हो जाता है।
तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन होगी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड माना जाएगा। देखिए कैसे, ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी, ए जो बी को कुछ पैसे देने का वादा करता है। इफ़ बी मैरिज सी, अगर बी सी से शादी करता है, सी जो है वो पहले ही डी से शादी कर लेती है, तो बी अब सी से शादी कैसे करेगा, क्योंकि सी ने तो डी से शादी कर ली। तो यहाँ पे सी ने एक ऐसा काम किया जो कि उस इवेंट को क्या कर रहा है, इम्पॉसिबल कर रहा है। यहाँ पे लिखिए, अब लिखा आपने, लिखा हुआ यहाँ पे कि वो काम ऐसा, वो पर्सन जो ऐसा काम करता है जो कि उस, वो जो काम उसको दिया गया था वो इवेंट जो है इम्पॉसिबल हो जाता है करना। तो यहाँ पे अब उसको स्पेसिफाइड टाइम में ये बोला गया था कि आपको जो है उससे शादी करनी है, लेकिन वो उससे पहले शादी कर पाता, उस लड़की ने कहीं और से शादी कर ली, तो अब उसका जो काम है जो डेफिनेट टाइम में तो हो ही नहीं सका, क्योंकि उसने शादी किसी और से कर ली। अन अब वो उस काम को डेफिनेट टाइम में कर देता है, अनडेफिनेट टाइम में कर देता है, तो उस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ, the marriage of B to C must now be considered impossible, though it is possible that B may die and the C may after marry B। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर A जो है B को कुछ पैसे देने का वादा करता है, अगर B C से शादी करता है, C ने D के साथ शादी कर ली, द मैरिज ऑफ B टू C मस्ट नाउ द कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा करना क्या होगा, इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है अगर यहाँ पे डी की डेथ हो जाती है, तो अगर डी की डेथ हो जाए तो सी फिर अगर उससे शादी कर लेता बी से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो पहले कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि डेफिनेट टाइम में करना था, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग, कोई ऐसा काम जो कि किसी डेफिनेट टाइम में करना जरूरी था, वो उसको अनस्पेसिफाइड टाइम में करता है, क्योंकि जो दूसरा पर्सन है वो उस काम को बना देता है इम्पॉसिबल। तो इस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा जब वो उस काम को अनस्पेसिफाइड टाइम में कर देता है। जैसे ए जो है बी को बोलता है कि आप सी से शादी करिए, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, लेकिन सी डी से शादी कर लेती है, इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर डी की डेथ हो जाती है, फिर जो है बी सी से शादी करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time become void at the expiration of the time fixed such event has not happened, or if before the time fixed such event become impossible। तो अगर कोई काम जो है वो फिक्स टाइम के अंडर हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है फिक्स टाइम के अंदर, वो इवेंट जो है फिक्स टाइम के अंदर नहीं होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, फिर वहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्म करने के लिए। जैसे एग्जांपल आपके पास ये है, अ प्रॉमिस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ़ सर्टन शिप रिटर्न विद इन अ ईयर। ए जो है बी को कुछ पैसे देने का वादा करता है, अगर शिप जो है 1 साल के अंदर वापस आ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्फोर्स इफ द शिप रिटर्न, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फॉर्सिबल होगा अगर शिप 1 साल के अंदर वापस आता है। अगर वो 1 साल के अंदर वापस नहीं आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि कोई अनसर्टन इवेंट जो है फिक्स टाइम के अंदर हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सिबल होगा। अगर वो इन फिक्स टाइम के अंदर वापस नहीं आता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सेक्शन contingent contract to do or not to do anything if the impossible event happens are void, whether impossibility हो, यहाँ पे क्या होता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने का या नहीं करने का, अगर वो शुरू से ही इम्पॉसिबल था और दोनों पार्टीज़ भी जानती थी कि इसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जो होगा वो वाइड ही रहेगा। जैसे ए एग्री टू पे बी, ए जो है बी को जो है 1,000 देने का वादा करता है इफ़ टू स्ट्रेट लाइन शुड इनक्लोज अ स्पेस, आप स्पेस की एक तरफ से दूसरी स्पेस तक एक स्ट्रेट लाइन लगा दें, तो ये कैसे पॉसिबल है, अंतरिक्ष इतना बड़ा है और आप उस पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वाइड था और हमेशा वाइड ही रहेगा, चाहे पार्टीज़ को इसके बारे में पता हो या नहीं हो। तो ये कुछ सिचुएशन जो है, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे बताई गई हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का होना ना होना उस अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वैगर कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वैगर कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, इसको समझ लेते हैं। वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट आपने देख लिया पहले, जहाँ पे सट्टा बिजनेस होता है जो कि विनिंग और लूजिंग सिचुएशन पे डिपेंड करता है,
किसी अनसर्टेन इवेंट ही वहाँ वहाँ पे भी अनसर्टेन इवेंट होता है और दोनों का विनिंग एंड लॉस, वहाँ पे एक पार्टी हारती है दूसरी जीती है। यहाँ पे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपने देखे, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे आपके पास, ऑल कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैगर। हर एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैगर नहीं होता, लेकिन हर एक वैगर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें कंटीजेंसी होती है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हैपनिंग और नॉन हैपनिंग होती है, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंटीजेंट नहीं होता। कोई कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेट होते हैं, कोई शर्त बीच में नहीं होती है, लेकिन हर एक वैगर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कंटीजेंसी होती है, क्योंकि कोई इवेंट जो है अनसर्टेन इवेंट वहाँ पे होता है। द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज वेस्टेड, उस इवेंट में पार्टीज का इंटरेस्ट होता है, लेकिन वैगर कॉन्ट्रैक्ट में उस पार्टी का सिर्फ इंटरेस्ट विनिंग और लूजिंग से होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जैसे गाड़ी में आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो वहाँ पर उस गाड़ी में आपका इंटरेस्ट है, तो उसको हैपनिंग और नॉन हैपनिंग होती है, तो आपका उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा आपका इंटरेस्ट, आपका हित होता है, लेकिन वैगर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ विनिंग और लूजिंग से ही आपका इंटरेस्ट होता है, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। द फ्यूचर इवेंट इज़ कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करता है आपके इस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन फ्यूचर इवेंट जो होता है यहाँ पे डिसीजन पे बेसिस होता है कि आपका डिसीजन लेते हैं। इवेंट इज़ द मेन बेस ऑफ द डिसीजन, कि आपका डिसीजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ओनली वन पार्टी शैल की प्रॉमिस, यहाँ पे ओनली एक भी पार्टी प्रॉमिस देती है कि अगर ऐसा होगा तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा इतने पैसे मैं दूंगा। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड से प्रॉमिस होता है कि अगर मैं जीता तो मैं आपको इतने पैसे, तो आप मुझे इतने पैसे देंगे, और अगर मैं हारा तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो दोनों साइड से प्रॉमिस वहाँ पे होते हैं, यहाँ पे वन साइड प्रॉमिस ही होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। विन एंड लॉस पार्टीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हारना और जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कई बार जो है इम्पॉसिबिलिटी भी हो जाती है और उस कंडीशन में भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे विन एंड लॉस जो है वही जो है इंपॉर्टेंट होता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड, ये हमेशा वैलिड होते हैं, कानून को वैलिड मानता है, लेकिन वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट को कानून वैगर नहीं मानता है। सम एक्सेप्शन यहाँ पे हैं, जैसे लॉटरी है, चिट फंड है, या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो है वैलिड माना जाता है। तो ये है आपके पास कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।